द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 12 जनवरी 2026। आज हम 18वीं सदी के भारत के एक बहुत ही तूफानी दौर में उतर रहे हैं। हाँ, एक ऐसा दौर जब मुगल सल्तनत का सूरज कह सकते हैं डूब रहा था। और उसकी राख से कई नई ताकतें सिर उठा रही थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजा महाराजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये तो भारत की आत्मा पर कब्जे की एक तरह से जंग थी। और इसे लड़ कौन रहा था? दो विदेशी खिलाड़ी, अंग्रेज और फ्रांसीसी। जी हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी संघर्ष की परतें खोलते हैं, खासकर दक्षिण भारत में। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मसालों और कपड़े का व्यापार करने आई दो यूरोपियन कंपनियां भारत की जमीन पर एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गए। बिल्कुल, और कैसे उनकी ये लड़ाई आने वाली 2 सदियों के लिए हिंदुस्तान का मुकद्दर लिखने वाली थी। तो चलिए इतिहास की इस रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। कहानी उस समय की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पुरानी हसरत भारत में साम्राज्य बनाने की फिर से अंगड़ाई ले रही थी। औरंगजेब के समय तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन अब तख्त पर कोई औरंगजेब नहीं था। हालात बदल चुके थे। सही कहा। 1740 का दशक आते आते दिल्ली की सल्तनत पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। नादिर शाह के हमले ने तो मुगलों की रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला दी थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि अंग्रेजों के लिए पूरे भारत में मैदान खाली था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चिम में मराठों का दबदबा था, उनसे टकराने की हिम्मत उस वक्त किसी में नहीं थी। और पूरब में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने एक ऐसा मजबूत शासन बना रखा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अच्छा, तो अगर पश्चिम और पूरब के दरवाजे बंद थे तो फिर उनके लिए सिर्फ दक्षिण का रास्ता ही खुला बचा था। वहां ऐसा क्या खास हो रहा था जिसने उन्हें अपनी बिसात बिछाने का मौका दे दिया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दक्षिण भारत उस समय एक राजनैतिक ज्वालामुखी बन चुका था। औरंगजेब की मौत के बाद से ही वहां कोई एक मजबूत ताकत थी ही नहीं। फिर 1748 में हैदराबाद के ताकतवर निजामुल मुल्क आसिफ जाह की मौत ने तो जैसे एक शून्य ही पैदा कर दिया। और ऊपर से मराठों के लगातार हमले हो रहे थे। तो चौथ वसूलने के लिए? हाँ, चौथ वसूलने के लिए। एक मिनट, ये चौथ क्या था? क्या ये किसी तरह का टैक्स था? हाँ, ये एक तरह का प्रोटेक्शन मनी या टैक्स था जो मराठे अपने प्रभाव वाले इलाकों से उनकी सुरक्षा के बदले वसूलते थे। इन हमलों ने वहां के प्रशासन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। और कर्नाटक का क्या हाल था? इसी बीच कर्नाटक में भी नवाब की गद्दी के लिए खानदानी जंग छिड़ी हुई थी। संक्षेप में कहें तो दक्षिण भारत में पूरी तरह अराजकता का माहौल था। यानी विदेशियों के लिए दखल देने का गोल्डन टिकट। बिल्कुल। और जाहिर है इस टिकट को भुनाने वाले सिर्फ अंग्रेज तो नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पुर्तगालियों और डचों को तो काफी पहले ही किनारे लगा चुके थे। लेकिन अब मैदान में एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी उतर चुका था, फ्रांस। और फिर 1744 से लेकर 1763 तक लगभग 20 साल इन दोनों यूरोपीय ताकतों ने भारत के व्यापार, दौलत और जमीन पर कब्जे के लिए वो जंग लड़ी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। यहाँ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानना बड़ा दिलचस्प है। जहां तक मुझे याद है इसकी स्थापना 1666 में हुई थी। जी। और इनके बड़े ठिकाने कलकत्ता के पास चंदन नगर और पूर्वी तट पर पौंडीचेरी थे। पौंडीचेरी तो उनका एक मजबूत किला था। जो बात फ्रांसीसी कंपनी को अंग्रेजों से बहुत अलग करती थी वो था उसका ढांचा। वो पूरी तरह से अपनी सरकार पर निर्भर थी। अच्छा। उसे पैसा, सब्सिडी, कर्ज सब कुछ सरकारी खजाने से मिलता था। आप इसे आज की किसी सरकारी कंपनी जैसा समझ सकती हैं, जो चलती तो सरकार के इशारों पर है लेकिन मुनाफा कमाने में अक्सर पीछे रह जाती है। बिल्कुल। 1723 के बाद तो हालात ये हो गए कि कंपनी के डायरेक्टर भी फ्रांस की सरकार ही तय करने लगी। और उस वक्त फ्रांस की सरकार खुद किस हाल में थी? फ्रांस की सरकार उस समय खुद बड़ी मुसीबतों से घिरी थी। वो निरंकुश थी, पुरानी सामंती सोच में जकड़ी हुई थी और भ्रष्टाचार और अकुशलता उसकी पहचान बन चुकी थी। तो ऐसी सरकार के हाथ में कंपनी का कंट्रोल होना उसके लिए फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन फ्रांसीसी खेमे में एक ऐसा गवर्नर था जो इन सब सीमाओं के बावजूद बहुत बड़े सपने देख रहा था, है ना? मैं डुप्ले की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहीं से तो कहानी में असली मोड़ आता है। हाँ, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, वो उस समय पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल था और उसने एक ऐसी रणनीति बनाई जो उस समय किसी ने सोची भी नहीं थी। क्या था उसका प्लान? उसका प्लान सीधा था। भारतीय राजा नवाब अपने झगड़ों में उलझे हैं तो क्यों ना अपनी आधुनिक और अनुशासित सेना को किसी एक का साथ देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो एक पक्ष को जितवाकर बदले में उससे पैसा, व्यापार में छूट और इलाके हासिल करना चाहता था। वाह, मतलब भारतीय राजाओं की ही फौज और उन्हीं के पैसों का इस्तेमाल करके हाँ, अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी
अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल फेंकने की योजना। ये तो बहुत ही शातिर सोच थी। तो लेकिन सवाल ये है कि भारतीय शासकों ने किसी विदेशी को अपने घर के झगड़े में टांग अड़ाने क्यों दिया? क्योंकि उस समय के भारतीय शासकों के लिए देश या राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं मायने नहीं रखती थीं। उनके लिए अपना स्वार्थ, अपनी गद्दी सबसे ऊपर थी। तो अपने ही भाई या भतीजे को हराने के लिए किसी विदेशी से हाथ मिलाने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी। और 1748 में दुप्ले को अपनी इस रणनीति को आजमाने का सुनहरा मौका मिल ही गया। बिल्कुल, और एक नहीं, एक साथ 2 बड़े मौके मिले। कर्नाटक में चंदा साहिब नवाब अनवरुद्दीन को हटाने की साजिश कर रहे थे, और हैदराबाद में? और उधर हैदराबाद में निजाम की मौत के बाद उनके बेटे नासिर जंग और पोता मुजफ्फर जंग के बीच गद्दी के लिए तलवारें खिंच गईं। और डुप्ले ने फौरन पासा फेंक दिया। हाँ, उसने तुरंत चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग से एक खुफिया समझौता कर लिया। 1749 में इन तीनों की मिलीजुली फौजों ने अंबुर की लड़ाई में नवाब अनवरुद्दीन को न सिर्फ हराया, बल्कि मार भी डाला। हाँ, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली जान बचाकर ट्रिचिनोपोली के किले में जा छिपा। तो एक ही लड़ाई में डुप्ले ने पूरा खेल पलट दिया। जाहिर है इनाम भी बड़ा मिला होगा। इनाम बहुत बड़ा था। चंदा साहिब ने खुश होकर पौंडीचेरी के पास के 80 गांव फ्रांसीसियों को दे दिए। और हैदराबाद में? हैदराबाद में भी उनकी चाल कामयाब रही। नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग दक्कन का नया निजाम बन गया। और यहाँ तो इनामों की बारिश ही हो गई होगी। बिल्कुल, नए निजाम ने फ्रांसीसी कंपनी को पौंडीचेरी के पास के इलाके और मशहूर बंदरगाह मसूलीपट्टनम तोहफे में दे दिया। और पैसे? कंपनी को 5 लाख रुपए नकद मिले, सैनिकों को भी 5 लाख मिले, और डुप्ले को उसे व्यक्तिगत तौर पर 20 लाख रुपए और 1 लाख रुपए सालाना की एक जागीर मिली। 20 लाख रुपए उस जमाने में? इतना ही नहीं, उसे कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के मुगल इलाकों का गवर्नर भी बना दिया गया। ये तो कल्पना से भी परे है। और यहाँ डुप्ले ने एक और बड़ा स्ट्रेटेजिक दांव खेला है ना? उसने अपने सबसे काबिल अफसर बूसी को, हाँ, बूसी को एक फ्रांसीसी सेना के साथ हैदराबाद में ही तैनात कर दिया। किस लिए? कहने को तो ये सेना निजाम की सुरक्षा के लिए थी, लेकिन असली मकसद था निजाम के दरबार पर फ्रांसीसी दबदबा बनाए रखना। और ये कितना सही फैसला था, ये जल्द ही साबित हो गया। कैसे? जब कुछ ही समय बाद मुजफ्फर जंग की अचानक मौत हो गई, तो बूसी ने बिना देर किए निजाम के तीसरे बेटे सलाबत जंग को गद्दी पर बिठा दिया। और बदले में नए निजाम ने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का पूरा इलाका दे दिया, जिसमें आज के आंध्र प्रदेश के 4 बड़े और अमीर जिले शामिल थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसी ताकत अपने शिखर पर थी। डुप्ले की हर चाल कामयाब हो रही थी। वो जो चाहता था उससे कहीं ज्यादा मिल रहा था। लेकिन अंग्रेज खामोशी से ये सब तमाशा नहीं देख रहे थे। वो भी अपनी चालें चल रहे होंगे। हाँ, वो भी पर्दे के पीछे से नासिर जंग और मोहम्मद अली के साथ मिलकर अपनी चालें चल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है, तो 1750 में उन्होंने फैसला किया कि अब अपनी पूरी ताकत मोहम्मद अली के पीछे लगानी होगी। भाई जो त्रिचिनोपोली में घिरा हुआ था। जी, और यही कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो उस समय कंपनी में महज एक क्लर्क था, रॉबर्ट क्लाइव। ये बात ही अपने आप में हैरान करने वाली है कि कोई बड़ा जनरल नहीं बल्कि एक क्लर्क इतनी बड़ी रणनीति लेकर सामने आया। क्लाइव की सोच बहुत ही साहसी और लीक से हटकर थी। उसने कहा कि अगर हमें त्रिचिनोपोली पर से फ्रांसीसी दबाव हटाना है, तो हमें वहां लड़ने की बजाय कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर हमला कर देना चाहिए। ये तो एक मनोवैज्ञानिक दांव था। बिल्कुल, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और योजना तो अविश्वसनीय रूप से काम कर गई। हाँ, और जितनी दिलेरी से ये योजना बनाई गई थी, उतनी ही दिलेरी से उसे अंजाम दिया गया। क्लाइव सिर्फ 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों, यानी कुल 500 लोगों के साथ आरकोट पहुंच गया और उस पर कब्जा कर लिया। पर असली चुनौती तो इसके बाद शुरू हुई होगी। हाँ, जैसा क्लाइव ने सोचा था, चंदा साहिब ने अपनी एक बड़ी फौज को त्रिचिनोपोली से हटाकर आरकोट को घेरने भेज दिया। 50 से भी ज्यादा दिनों तक क्लाइव और उसके मुट्ठी भर सैनिकों ने उस घेराबंदी का सामना किया और हार नहीं मानी। और इसी एक घटना ने क्लाइव को रातों रात हीरो बना दिया। सही कहा। आरकोट की घेराबंदी ने फ्रांसीसियों के अच्छे दिनों का, कह सकते हैं, अंत कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फ्रांसीसी सेनाएं एक के बाद एक लड़ाई हारती गईं। जल्द ही चंदा साहिब को पकड़कर मार दिया गया और डुप्ले की शानदार रणनीति बिखरने लगी।
और फ्रांस की सरकार का क्या रुख था? आखिरकार फ्रांस की सरकार भारत में युद्ध के भारी खर्च से तंग आ गई। उन्हें अपने अमेरिकी उपनिवेशों को खोने का डर भी सता रहा था। तो 1754 में उन्होंने अंग्रेजों की सबसे बड़ी मांग मान ली। और डुप्ले को भारत से वापस बुला लिया। हाँ, और डुप्ले का वापस जाना तो फ्रांसीसियों के लिए कमर तोड़ देने वाला फैसला साबित हुआ। ये उनके ताबूत में आखिरी कील जैसा था। बिल्कुल, डुप्ले की रणनीति में खामियां थीं, लेकिन वही एकमात्र शख्स था जिसके पास भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने का एक विजन था। उसके जाते ही ये सपना भी खत्म हो गया। लेकिन निशांति भी तो कुछ ही दिन की मेहमान थी, है ना? हाँ, मुश्किल से 2 साल। 1756 में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच फिर से 7 वर्षीय युद्ध छिड़ गया और उसकी आग भारत तक भी पहुंच गई। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। क्या? इस बीच अंग्रेज बंगाल जीत चुके थे। बिल्कुल सही। और बंगाल की जीत का मतलब था दौलत का खजाना हाथ लगना। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बंगाल की जीत ही निर्णायक साबित हुई। हाँ, बंगाल के बेशुमार संसाधनों ने पलड़ा पूरी तरह से अंग्रेजों के पक्ष में झुका दिया। अब उनके पास पैसा भी था और ताकत भी। और फिर वो आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई जिसने सब कुछ तय कर दिया। 22 जनवरी 1760 वॉन्डी वॉश की लड़ाई। इसमें अंग्रेजी जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लाली को ऐसी करारी शिकस्त दी कि वो फिर कभी उठ नहीं पाए। और अगले 1 साल के अंदर फ्रांसीसियों के हाथ से भारत में उनकी सारी संपत्ति निकल गई। पौंडीचेरी भी उनके हाथ से चला गया। और इस लंबे चले संघर्ष का अंत 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। हाँ, इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को उनकी फैक्ट्रियां तो वापस मिल गईं, लेकिन कुछ बेहद अपमानजनक शर्तों के साथ। कैसी शर्तें? अब वो न तो अपनी फैक्ट्रियों की किलाबंदी कर सकते थे और न ही वहां सैनिक रख सकते थे। वो सिर्फ व्यापारी बनकर रह सकते थे, वो भी अंग्रेजों के संरक्षण में। जी हाँ। दूसरी तरफ अंग्रेज अब भारत के समुद्रों के बेताज बादशाह थे। उनका आखिरी यूरोपीय दुश्मन भी रास्ते से हट चुका था और अब पूरा हिंदुस्तान उनके सामने था जीतने के लिए। तो इस 20 साल लंबे संघर्ष से अंग्रेजों ने आखिर क्या बड़े सबक सीखे जिन्होंने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया? उन्होंने 3 बहुत जरूरी और दूरगामी सबक सीखे। पहला ये कि इस देश के शासकों में एकता और राष्ट्रवाद की भारी कमी है। उनके आपसी झगड़ों का फायदा उठाकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और अपने राजनीतिक मकसद पूरे किए जा सकते हैं। ये तो फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत थी, एक तरह से। हाँ। दूसरा सबक सैन्य रणनीति से जुड़ा था। वो क्या था? उन्होंने सीखा कि एक छोटी, अनुशासित और आधुनिक हथियारों से लैस पैदल सेना, चाहे उसमें सैनिक यूरोपीय हो या भारतीय, वो पुरानी शैली पर लड़ने वाली भारतीय राजाओं की विशाल और बेतरतीब फौजों को आसानी से धूल चटा सकती है। और तीसरा सबक, जो शायद इन सबसे ज्यादा अहम था। हाँ, और यही वो सबक था जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर भारतीय सैनिक को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग दी जाए और उसे अच्छे हथियार दिए जाएं, तो वो किसी भी यूरोपीय सैनिक जितना ही अच्छा लड़ सकता है। और क्योंकि भारतीय सैनिक में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, तो जो भी उसे अच्छी तनख्वाह देगा वो उसके लिए लड़ेगा। मतलब ये तीसरा सबक तो खेल बदलने वाला था। अंग्रेजों ने ये समझ लिया कि वे भारतीयों की ही सेना बनाकर उन्हीं के पैसों से पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं। ये तो एक ही समय में बहुत जीनियस और बहुत ही डरावनी सोच है। बिल्कुल, और इसी सोच ने अगले 150 सालों के लिए भारत का भविष्य तय कर दिया। इसी के आधार पर उन्होंने सिपाहियों यानी भारतीय सैनिकों की एक विशाल और ताकतवर सेना खड़ी की, जिसके अफसर हमेशा अंग्रेज होते थे। और इसी सेना के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को जीतने का अपना अभियान शुरू किया। हाँ, युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार के एक नए युग में कदम रखा। तो आज हमने देखा कि कैसे दक्षिण भारत में व्यापार को लेकर शुरू हुई एक होड़ एक ऐसे महायुद्ध में बदल गई जिसने हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला कर दिया। ये डुप्ले की दूरदृष्टि, क्लाइव की दिलेरी, भारतीय शासकों की आपसी फूट और बदलती हुई सैन्य ताकत की कहानी थी। और ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। स्रोत साफ साफ बताते हैं कि भारतीय शासक उस समय देशभक्ति से नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थे। ये सोचने वाली बात है कि अगर उस दौर के राजा नवाबों ने अपने आपसी झगड़े भुलाकर एकजुट होकर इस विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया होता
तो क्या आज भारत का इतिहास कुछ और होता? इस गहरे सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।